विशेषण विशेषेण बहुलाम विशेषण विशेषेण बहुलाम विशेषण प्रथमा के एक वचन, विशेषेण तृतीया के एक वचन, बहुलम भी प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति आया है समनाधिकरणेन का और बाकी अधिकार चल रहा है तत्पुरुष सुप सहसपा और समास, इनके अधिकार है। अर्थ लिख रहे हैं ये सामान्य सूत्र है, इसके अपवाद कई सूत्र आप पढ़ चुके हैं। कर्मधारय समास चल रहा है, उसका अपवाद रूप है, ये सामान्य है, उत्सर्ग सूत्र बोलते हैं। बहुलम अनुवृत्ति हो गया। अर्थ विशेषणवाची सुबंधम विशेषवाचना समनाधिकरणेन संबंधेन सह बहुलम समसते तत्पुरुषस्य समासो भवति। विशेषणवाचक जो सुबंध है, विशेषवाचक समनाधिकरण संबंध के साथ में बाहुलकात समास हो, बाहुलकात समास होगा और समास का नाम तत्पुरुष समास कर्मधारय होगा। विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण का लक्षण क्या है, विशेष क्या है? व्यावर्तन करना, लक्षण क्या है उसका? लक्षण ध्यान दो। इतर व्यावर्तकम विशेषणम, मैंने सामान्य लक्षण कर रहा हूं और विस्तृत लक्षण है इसका। विद्यमानत्वे सति विद्यमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे सति इतर व्यावर्तक, ये पूरा लक्षण है। विद्यमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम, जैसे नीलम उत्पलम, नील रंग इसमें विद्यमान है उत्पल में, और नील कहते इतर का व्यावर्तन भी कर रहा है। श्वेत, रक्त, पीत आदि का व्यावर्तन भी कर रहा है। ये सब क्या हो जाएंगे? इतर। इन इतरों का ये नील व्यावर्तन कर दिया। और उत्पल में विद्यमान है। तीसरा कार्यान्वयी भी है। जब उत्पल लाओगे तो रंग भी तो आएगा साथ में कि नहीं? यदि रंग वही रह गया, फूल आ गया, ऐसा तो होता नहीं। फूल लाओगे तो रंग भी आ जाएगा साथ में। से कार्यान्वयी भी है। कार्य में जो भी क्रिया साथ जुड़ेगा उस अन्वित भी हो रहा है। तीनों अंश जिसमें है उसका नाम विशेषण है। हमेशा दर्शन और सभी शास्त्रों में तीन चीजें आती हैं। एक तो विशेषण, दूसरा उपलक्षण, तीसरा उपाधि। इन तीनों में इतर व्यावर्तकत्व बराबर है, इन बाकी दो में फर्क हो जाता है। इसमें जब इसका दृष्टांत हमने दे दिया था, नीलम नीलोत्पलम, इसका दृष्टांत है काकवद गृहम, इसका दृष्टांत है घटाकाश, घटोपाधि आकाश का। विद्यमानत्व सत्य को वी लिखूंगा, कार्यान्वयित का लिख दूंगा और इतर व्यावर्तकत्व को ई लिख दूंगा। अब 1 2
एक में ये तीनों होता है। उपलक्षण में आपको बता दिया, वो देखो घर दिख रहा है ना जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो जो कौवा पर बैठा, कौवा जिस पर कौवा बैठा है वही वो घर है। लेकिन जब यहाँ से वहाँ आप गए तब तक कौवा बैठा रहेगा, आपके लिए इंतज़ार करेगा, ये आदमी आएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को पहचानेगा, मेरे से मकान को पहचानेगा। वो बैठा नहीं रहेगा। अभी आते हैं ना, कौवे का क्या स्वभाव है? भागना। काक ध्वांश दृष्टांत नहीं दिया था? तीर्थ ध्वांश तीर्थ काकः, ऐसा दृष्टांत दिया था। कौवा तो रहता नहीं वहाँ, इसलिए उपलक्षण में क्या है, ये नहीं रहता है, विद्यमान नहीं है, वो उड़ गया, रहा नहीं। लेकिन कार्यान्वयी है, मकान को पहचान लिया आपने और अन्य मकानों का व्यावर्तन भी कर दिया उसने। और 3 में कार्य, मैंने कार्य क्या था? घर को मकान को पहचानना। और कार्य में अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? कौवे से तो घर को पहचाना आपने, कार्यान्वयी हुआ। गृह परिचय में कौवा का अपना काम हुआ है। भले जब मैं वहाँ गया, मकान को पहचाना, मकान को मिला मेरे को, उस समय कौवा नहीं था, इसलिए अविद्यमान, विद्यमान नहीं है, कार्यान्वयी है। और अन्य मकान को व्यावर्तन भी कर दिया उसने। और उपाधि में क्या होता है? विद्यमान तो रहेगा लेकिन कार्यान्वयी होता है, इतर व्यावर्तक होता है। जैसे आकाश में घड़ा है ना, आकाश में घड़ा है या नहीं? घटाकाश दृष्टांत है। आकाश में घट विद्यमान है और घटाकाश कहते हैं अन्य आकाशों का व्यावर्तन भी हो रहा है। पटाकाश मठाकाश अलग कर दिया, लेकिन कार्यान्वयी नहीं है। आप घट को ला सकते हो, घटाकाश को कोई नहीं ला सकता। आकाश व्यापक है, वो लाने की चीज़ तो है ही नहीं, वह इधर उधर आएगा जाएगा ही नहीं, इसलिए कार्यान्वयित तो उसके अंदर नहीं रहता है। ये फर्क है तीनों में। इन तीनों में एक चीज़ बराबर है, इतर व्यावर्तकत्व। विशेषण, इसलिए विशेषण से यहाँ लेन देन है। विशेषण जो विशेषण से युक्त होगा उसका नाम विशेष्य होगा। जो विशेषण से युक्त है, वे द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो, चाहे अन्य चीज़ें पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, हमेशा किसी न किसी विशेषण से युक्त होता है, तभी वस्तुओं का परस्पर भेद सिद्ध होगा, नहीं तो भेद सिद्ध नहीं होगा। आप जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो व्यवहार में यहाँ पर दो एक ही नाम भी आ गए, दो है, संकेत एक संकेत दो बोलना पड़ेगा ना, 1 2, या छोटा बड़ा, छोटू मोटू, कुछ न कुछ तो फर्क करना पड़ेगा ना। एक ही नाम है तो कैसे होगा व्यवहार? इसे नियम यही होता है। इसमें आपको जो है व्यवहारार्थ विशेषणों के द्वारा पदार्थों में भेद पैदा करना पड़ता है। विशेषण के द्वारा पदार्थों में परस्पर भेद बनाना पड़ता है। यही जिस विषय से आप अलग कर रहे हैं उसका नाम विशेष्य होता है, और जिससे आप अलग कर रहे हो वो हो जाएगा विशेषण। चाहे गुण हो, चाहे क्रिया हो, चाहे संख्या हो, आदि से हम विभाग कर देते हैं। दृष्टांत से स्पष्ट होगा, देखिए। नीलंच तद उत्पलंच इति नीलोत्पलम, नीलसु उत्पलसु। नील क्या है? विशेषण, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा। कि सूत्र विशेषण को है प्रथमा एक वचन, प्रथमांत है, विशेषणेन तृतीयांत है। समाज शास्त्र में जो प्रथमांत होता है तद्ग्राही जो विग्रह वाक्य में रहेगा वो क्या हो जाता है? उपसर्जन संज्ञा, और प्राप्त हो गया। नीलम पूछे रहेगा, नीला अम उत्पल सु रहेगा, तो अम प्राज संज्ञा होकर के सुपदा तो प्रातिपदिक लुक हो गया, नीला उत्पल रहा। आद गुण,
औरों में गुण, स्थानांतरतमा अधिक गुण, इन सूत्रों की सहायता से आद गुण ने ओकार गुण कर दिया, नीलोत्पलम हो गया। एवमेव और दृष्टांत दे रहे हैं, रक्तोत्पलम, रक्तंच तदुत्पलंच इति रक्तोत्पलम। वही प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। बहुल वचनात्, यानी बहुलम कहा ना, बहुलम का क्या श्लोक आया था? बहुधा समीक्ष्य बाहुलकम वदन्ति, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद अप्रवृत्ति, क्वचिद विभाषा क्वचिद अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चातुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। उस दिन पहले श्लोक आया था। इसे बाहुलकाद में क्या होता है, कहीं प्रवृत्त होता है, कभी नहीं भी होता है। समास करना चाहिए, नहीं करेंगे। ये प्रवृत्त होने का मतलब क्या? समास होगा। नहीं होने का मतलब हुआ ही नहीं समास, प्रवृत्त नहीं हुआ, निवृत्त हो गया। अतः विकल्प दोनों पक्ष रहेगा, अथवा कोई उल्टा ही कर देगा, अन्य देवा। बहुल कम गए सामान्य नियम होता है। तदनुसार यहाँ पर क्या होगा देखो, बहुल वचनात् क्वचित नित्य समास एवं, नित्य ही समास कर दिया, विकल्प नहीं करेगा। अन्य देव में नहीं है, नित्य कर दिया, प्रवृत्ति भी नहीं, अप्रवृत्ति भी नहीं, विकल्प भी नहीं, किंतु नित्य हो गया। जैसे कृष्णश्चासौ सर्पश्च इति कृष्ण सर्पः, काला नाग, काला नाग। या नित्य समास, विकल्प नहीं होगा। ये अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते आप। एवमेव लोहितशाली ही, लोहितश्चासौ शालिश्च इति लोहितशाली ही। लाल चावल, लाल रंग के चावल होते, पहाड़ में होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं लाल चावल। ये सब दृष्टांत हो गया। पूर्वापर प्रथम चर्म जगन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, पूर्वापर प्रथम चर्म जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, मध्यम वीराः तक प्रथमा बहुवचन और च क्या है? अव्यय, दो पद है। पूर्व सूत्र से तृतीयांत को लाना पड़ेगा। विशेषण, विशेषवाचक शब्द के साथ इन विशेषणवाचक शब्दों का समास होगा। पूर्वश्च परश्च प्रथमश्च चरमश्च जगन्यश्च समानश्च मध्यश्च मध्यमश्च वीरश्च इति इतरेतर द्वंद्व समास है। वीरा प्रथम बहुवचन बन जाएगा। लिखा आगे इसलिए इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति पूर्व से विशेषण विशेषण का समानाधिकरण एक भी अनुवृत्ति चला रहा है और अधिकार है आपका तत्पुरुष विभाषा सुप ससुपा और समास। अर्थ कर रहे हैं पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इति एते विशेषणवाचिनः। ऐसे विशेषणवाची है सुबन्ताः समनाधिकरणैः विशेष्यवाची भी सुबन्ति सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। समनाधिकरण हो ऐसे विशेषवाचक सुबंतों के साथ में विकल्प से समास होगा और उसका नाम तत्पुरुष होगा। पूर्वश्चासौ पुरुषश्च इति पूर्व पुरुष, पहले के आदमी है ये, पहला के आदमी या पूर्व दिशा में जो खड़ा है उस पुरुष का नाम पूर्व पुरुष। उत्तर दिशा में खड़ा है तो उत्तर पुरुष, पूर्व पुरुष। अतः पूर्व देश से आया, बिहार असम असम वहाँ से आया, मतलब पूर्विया है ये, या हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? पूर्विया है, उत्तरिया है, ये पश्चिमी है, ये दक्षिणी है,
बोलते कि नहीं बोलते? वहाँ इसी अर्थ में पूर्व पुरुष, पूर्व देशस्थ पुरुष है पूर्व पुरुष। यहाँ भी पूर्ववर्ती सब समास है। पूर्वसु पुरुषसु रहेगा, सुसलोप होगा, पूर्व को उपसर्ग संज्ञा होकर प्राक प्रयोग होगा, मिला देंगे पूर्व पुरुष, स्वायत्पत्ति होगी। एवमेव अपरश्च असौ पुरुषश्च, प्रथमश्च असौ पुरुषश्च, चरमश्च असौ पुरुषश्च, जघन्यश्च असौ पुरुष। चरम ना अंतिम, ये पहला है वो अंतिम है। लाइन में खड़े हो, तो पहला वाला वो अंत वाला कोई ना कोई होगा ही। जघन्य ए निकृष्ट पुरुष है, जघन्य मैंने खराब, घटिया, अपवित्र, ये सब अर्थ हो जाता है। जघन्य भाग को स्पर्श किया तो हाथ धोना पड़ेगा। अपने जघन्य भाग क्या है? निचले भाग इंद्रिय है, शौच का इंद्रिय है, लघुशंका का इंद्रिय है, दोनों नितंब है, ये सब जघन्य भाग बोलते हैं। नाभि से नीचे और जांघ से ऊपर, ये पूरा हिस्सा का नाम जघन्य। और पुरुष या जघन्य निकृष्ट है, कुत्सित आदमी है, को पुरुष भी बनता है इसके लिए। समान पुरुष, समान पुरुष, एक के समान दूसरा है बोलने के लिए समान पुरुष, यथा तथायम। मध्य पुरुष, मध्य में रहने वाले जितने सब मध्य पुरुष हो जाते हैं। अरे मध्यम पूर्णार्थक में डट मठ हो गया, क्या होता है? डट और मठ प्रत्यय होते। तस्य पूर्णे डट, सूत्र है नहीं? तस्य पूर्णे डट, जिसको डट हो गया, यदि वह नांत आदि होगा तो उसको मठ होता है। पंचमः, मध्यमः, और यहाँ तो एक अलग सूत्र ही बना दिया है, मध्यान्मः। सूत्र क्या है? मध्यान्मः। ये सब मध्य शब्द से पूर्ण अर्थ मध्यम होता है, माने गिन करके बिल्कुल पक्का होना चाहिए। इधर से चार, उधर से चार, बीच वाला, ऐसे मध्यम। और मध्य कहने से वही भी इधर पहला है वो अंतिम है, बीच में जितने सब मध्य है। वो किसी को भी आप मध्य बोलोगे, ये आदि है वो अंत है। आदि अंतर सहित नहीं देखा। आदि कौन है? जैसे अच्छु आपने प्रत्यार बनाया, आदि है अ, प्रत्यार का अंत में कौन है? आई। और मध्य कहने से किसको लोगे? किसी को भी ले लो, ई वो रियल सब मध्य है। लेकिन मध्यम कहूंगा तो 9 में से गिनो, 9 है ना, इधर से 4 गिनो, जो 5वां होगा वो मध्यम कहा जाएगा। आई वो री री, री जो है मध्य में। फिर ये वो आयो वहाँ 4 है, इधर 4 है, उधर 4 है, बराबर बीचों बीच आ गया, उसका नाम मध्यम। मध्यम पुरुष और वीर पुरुष, वीरश्च सौ पुरुषश्च इति वीर पुरुष। ये सब कर्मधारय समास का ही विशेषण का ही विशेष व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। कहीं दिग्वाचक है, कहीं कालवाचक है, कहीं कुछ है, उन सब को विशेषण बना करके समास करना है। समास 2 प्रकार के हैं। सभी समासों को टोटली जितने भी हजारों लाखों हैं उसको 2 भाग में हम बांटते हैं। एक प्रतिपदोक्त समास, दूसरा लाक्षणिक समास। प्रतिपदोक्त उसे कहते हैं जिसमें नाम लिया, जैसे ये पूर्वापर इत्यादि। ये प्रतिपदोक्त, हर एक प्रातिपदिक को कहा है ना, प्रतिपद उक्त हो गया, प्रतिपदोक्त हो गया। और जहाँ उक्त नहीं है, जैसे विशेषण विशेषण बोलम, किसी का नाम ले रहे हैं, कोई प्रातिपदिक का नाम आ रहा है, जितने भी विशेष सब इकट्ठे सामान ही ले लिया, उसको हम क्या कहेंगे? लाक्षणिक है। और जहाँ प्रतिपदोक्त समास होता है वहाँ पर नियम क्या है? लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्य विग्रहणम न तो लाक्षणिकम। एक परिभाषा बनाया है, लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्य विग्रहणम। वहाँ आप लाक्षणिक दूसरा चीज ग्रहण नहीं करेंगे,
और विशेषण बोलो विशेषण बहुलम से किसी को भी ले लो, सारे आ गए उसमें। इसलिए जान करके पाणिनि ने कुछ प्रतिपदोक्त समास बना दिया, वह एवं हो नियम जैसे बना दिया, इनका इनके साथ ही होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। वह प्रतिपदोक्त समास होते हैं, लाक्षणिक समास और प्रतिपदोक्त समास सिद्धांत कौमुदी में। जहां नाम विशेष ले रहे हैं वो सब समास को क्या कहा जाता है? प्रतिपदोक्त समास कहा जाता है। हमेशा एक सामान्य होगा जो लाक्षणिक होगा। ये षष्ठी आपने पढ़ा, समास कर दिया, षष्ठी है कि नहीं? फिर अनेकों उसके बाद आया समास, वो प्रतिपदोक्त हो गई। प्रतिपदोक्त में एक नियम की व्यवस्था बन जाती है, इनका इनके साथ ही होना है। वहां मन मर्जी नहीं चलेगा, इसलिए किया गया पढ़। देखिए, श्रेण्याद्य कृतादिभिः, श्रेण्याद्य कृतादिभिः, श्रेण्याद्य प्रथमा बहुवचन, कृतादिभिः तृतीया का बहुवचन। श्रेण्यादि गण, श्रेणी आदि येषान्ते श्रेण्याद्य, श्रेणी यह है आदि में जिनका, उनको कहते श्रेण्यादय। कृतादि में भी है समास, कृता आदिर येषां ते कृतादय तैहि कृतादिभिः, बहुरी समास दोनों में। समनाधिकरण ने कहा अनुवृत्ति और अधिकार, तत्पुरुष, विभाषा, सुप, ससपा और समास, इनके अधिकार चल रहा है। अर्थ श्रेण्यादि सुबंधः समनाधिकरण कृतादिभिः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समास भवति। श्रेणी आदि गण बड़े शब्दों को, समरसबंधों को जो है समनाधिकरण भूता कृत आदि गण में पठित समरसबंधों के साथ ही समास होगा। या तो दोनों तरफ नियम कर दिया, वहाँ तो एक तरफ नियम था, दूसरी तरफ नहीं था ना। पूर्वापराधि में तृतीया का नियम नहीं था, अब ये दोनों हो गया, श्रेणी आदि कृतादि के साथ ही होगा। ये प्रतिपद समास की विशेषता है। दृष्टांत देखिए, आश्रेणय श्रेणय कृता इति श्रेणी कृता, अश्रेणय श्रेणी श्रेणय कृता, जो श्रेणी था उसको श्रेणी बना दिया। माने श्रेणीकरण क्या होता है? विभाग कर दिया। जैसे गड्ढे आ जाता है, आप देखते हैं सब्जी मंडी जाओ, फल मंडी जाओ, कहीं भी जाओ, वो क्या करते हैं? छांट छांट के अलग कर देते हैं। ये 100 रुपये का, ये 140 रुपये का, ये 200 रुपये का, बढ़िया बड़े वाले अलग कर देगा ना। सब तो इकट्ठे आया था, लेकिन छांट के अलग कर दिया जाता है। अलग करने से उसको कहते हैं श्रेणीकरण। श्रेणी जो अश्रेणीबद्ध था उसको श्रेणीबद्ध कर दिया, अविभक्त था उसको विभक्त करके व्यवस्था दे दिया। अश्रेणी कृता उसको अश्रेणय श्रेणय कृता इति श्रेणीकरण था। जो पंक्ति में नहीं थे उन्हें पंक्ति में कर दिया गया। पंक्तिबद्ध कर दो। जैसे आदमी है, ढेर से इकट्ठे हो रहे, हल्ला मचा रहे, डंडा लिया एक आदमी खड़ा हो जाओ, यहाँ पर स्त्रियाँ खड़े हो जाओ, पुरुषाँ खड़े हो जाओ, बच्चे यहाँ खड़े हो जाओ, विभाग करके पंक्तिबद्ध कर दिया। किसी प्रकार का, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफाई कर देना। सुना है ना अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन? नहीं सुना है? चलो आप सुन तो लिया अभी। अश्रेणय श्रेणय कृता इति श्रेणी कृता एवमेव एक कृता। एक कृता में क्या इसी प्रकार से करो न एक कृता इति। या एक ही कृता क्यों नहीं हुआ? ची प्रत्यांत क्यों नहीं बनाया? इसलिए अनेक को एक नहीं कर रहा है। यहां पर
न एकैति अनेक, अनेकम एकं करोति इति एकीकृता इति, तब बने एकीकृता बन जाएगा। ऐसा जहाँ नहीं है, एक ही बनाया, अर्थ क्या है? एक एव कृतम इति एककृता, एक ही बनाया। कितने रोटी बनाए? एक रोटी बनाया, एक कृता। इस अर्थ में जहां पर आप अभूत तद्भाव लोगे वहां च्वी प्रत्यय होगा। अशुक्लम शुक्लम कृतम इति शुक्लीकृतम, असुपम सुपम कृतम इति सूपीकृतम। अभूत तद्भाव बोलते हो उसको, वहीं पर च्वी प्रत्यय होता है। जब अगले वास्तविक कथन करें, एक बनाया उसने, एक बनाया, ठीक है, एक बनाया तो एक कृता, च्वी प्रत्यय नहीं होगा। किं कृतम? एकं कृतं मया इति एक कृता। तेन नै विशिष्टेनानै, तेन नै विशिष्टेनानै, तेन तृतीया के एक वचन, नै विशिष्टेन तृतीया के एक वचन, अनै प्रथमा के एक वचन। नया एव विशिष्टा इति नै विशिष्टः, तेन इति नै विशिष्टेन। नए के द्वारा ही केवल विशिष्ट, अन्य कोई चीज जुड़ा हुआ ना हो। नया एव विशिष्ट इति नए विशिष्ट। न विद्यते नई यस्मिन सो अनई, और जिसमें नई नहीं है उसका नाम अनई। अनई और नए विशिष्ट। जैसे कृता, इसमें क्या है? नई नहीं है। अकृत बोलूंगा तो नए विशिष्ट हो गया। कृत और अकृत का समास करना, अनय वाला कृतांत का नए विशिष्ट कृतांत के साथ में समास कर दो। कृता कृतम, गता गतम, ये सब प्रयोग हो जाएंगे। वही दृष्टांत दे रहे, देखिए आगे। समानाधिकरणेन तत्पुरुष विभाषा सुप ससुपा समास का अधिकार एवं मनोवृत्ति है। अनैक्तांतम सुबंतम, अनैक्तांतम सुबंतम, नए विशिष्टेन क्तांतेन समानाधिकरणेन सुबंतेन सा। नए से विशिष्ट तो समान प्रकृति होनी चाहिए, लेकिन कृतगत, कृत और अगत नहीं लेना। कृत और अकृत से नए मात्र से नया एव विशिष्ट ऐसे नहीं कर सकते थे। न विशिष्ट थी, अविशिष्ट बोल सकते थे। पाणी ने नए विशिष्ट ने क्यों कहा? और यह कदे को हलंतिम से लोप भी नहीं किया संज्ञा करके। कारण यह है प्रकृति वही रहेगी, केवल नए समास अतिरिक्त होगा। कृता अकृत, गता अगत, मुष्टि अमुष्टि, नए मात्र के द्वारा दोनों में फर्क होनी चाहिए। बाकी प्रकृति प्रत्यय सब बराबर होना चाहिए, तभी ये सूत्र समास करेगा। इसे विशेष प्रतिपदोक्ति इसको कहते हैं। कृतंच तद अकृतंच इति कृताकृतम, भुक्तंच अभुक्तंच इति भुक्ता भुक्तम, पीतंच अपीतंच इति पीता पीताम। जो किया नहीं किया बराबर है, जो खाया नहीं खाया बराबर हो गया, जो पिया नहीं पिया बराबर हो गया। क्या होना है? खाया नहीं खाया बराबर है। हमारे पेट तो वैसे के वैसे ही रह गया, भरा तो कुछ है ही नहीं। एक महात्मा था, उसका नाम गंगा चैतन्य था, ओमकारेश्वर में। वो लंबा तो ऊंट जैसे, राजस्थान का था ही, लंबा भी था, 6.5 फुट का था। और उसको नाश्ता जब सबको दे रहे थे, उसको भी एक दोना में नाश्ता दिया। 2 पूड़ी था, थोड़ा सब्जी था। और देख के बोलता है, ये तो मेरा मुंह गीला भी नहीं होगा, खाओ ना खाओ बराबर, भुगता भुगतम बराबर, ये तो गीला भी नहीं होगा। फिर क्या आपको कितना जरूरत पड़ेगी? कम से कम 20 पूड़ी तो होना चाहिए। नाश्ता के लिए बोल रहे 20 पूड़ी चाहिए।
तो भोजन करता था, हम लोग एक पत्तल डालते, एक पत्तल और एक या दो दोना रहता है, और वो 4 पत्तल रखता था और दोना नहीं रखता था। दोने से क्या होगा, कमंडलू रख देता था, दाल इसमें भर दो। ऐसे कोने में बैठता था, सबसे लास्ट में उठना है, उसने खा पी के। जो महाराज जी थे, गुरु जी हमें रामानंद जी महाराज जी ने कहा, अरे इसको देखो थोड़ा सुधारो भाई, ये तो ऊंट का बाप निकला यहाँ पर। जितना हम सब खाएंगे वो अकेला खाता है, भीम की कहानी जैसी। फिर हमने धीरे धीरे उसको समझाया बुझाया, फिर कहीं कुछ प्राणायाम वगैरह कराया, कुछ आसन सिखाया, धीरे धीरे ठीक हो गया। अब 4 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाते, अब एक पत्तल से काम चलता है। अब एक जगह राजघाट है यहाँ, वहाँ एक आश्रम का महंत है, वो वहाँ तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसको हस्ताक्षर करना सिखा दिया, पढ़ाना सिखा दिया, खाने पीने में संयम, धीरे धीरे ठीक हो गया। भुक्ता भुक्तम पर याद आए, बराबर खाया ना खाया बराबर। ये कहावत है, ऊंट का मुंह में जीरा, पता चलेगा जीरा कुछ है भी। अरे एक जीरा डालो वो समझ में नहीं तो क्या गया कि नहीं गया। भुक्ता मुक्तम पीता पीतम कृता कृतम इत्यादि सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमानैः सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमानैः। कृष्टा तक उत्कृष्टा तक प्रथमा का बहुवचन, पूज्यमान तृतीया का बहुवचन। सच्च महच्च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टंच इति उत्कृष्टश्च इति सन्महत्परम उत्कृष्टाः प्रथमा का बहुवचन बन गया। इतरेतर के द्वंद्व समास है, अनुवृत्ति समनाधिकरण का है, और बाकी अधिकार चल रहा है तत्पुरुष विभाषा सुप सहसुभा और समास। देखो सत महत् परमा उत्तमा उत्कृष्ट इति ये ते सुबंधा, ये सब सुबंध समनाधिकरण ही पूज्यमानी। समनाधिकरण सुबंध कैसे होनी चाहिए, पूज्यमान होनी चाहिए, साधारण नहीं, श्रेष्ठ लोग पूज्यमान। तब उन सुबंधों के साथ में विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। संचसौ पुरुषः इति सत्पुरुषः। पुरुष कैसा है, पूज्य। यह बताने के लिए सत के साथ समास हुआ। सच्चसौ पुरुषश्च इति सत्पुरुषः। सत्सु पुरुषसु रहेगा, सत्सु पुरुषसु। सत का प्रथमा वचन क्या रूप बना, सन सन संतौ संतः संतम संतौ सतः सता सद्भ्याम सद्भि सते सद्भ्याम सद्भ्य सतः सद्भ्याम सद्भ्य सतः सतो सता सती सतः सत्सु। तो कहते देखो सत शब्द का पुरुष के साथ समास हुआ तो बना सत्पुरुष हो। एवं एवं महाश्चसौ पुरुषश्च इति यहाँ पर आत्थ होगा, सूत्र विशेष याद रखना है। महान चासौ पुरुषः महत् सु पुरुष सु, बचेगा महत् पुरुष। उस अवस्था में आन महतः और हाँ समानाधिकरण जातीयोः सूत्र है। उस सूत्र से क्या होगा, ये तकार को आकार आदेश हो जाएगा, महा आ पुरुष। फिर अकह सवर्णे
दीर्घ तो महापुरुष, स्वायत्पत्ति करेंगे महापुरुष महापुरुषौ महापुरुषा। ये विशेष कार्य यहाँ पर है। फिर आइए आगे परम पुरुष, यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं। परमश्च सौ पुरुषश्च, उत्तमश्च सौ पुरुषश्च, उत्कृष्टश्च सौ पुरुषश्च इति विग्रह करते हुए पर पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष इत्यादि रूप बन जाते हैं। वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम्, वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम्, वृंदारक नाग कुंजरी तृतीया बहुवचन, पूज्यमानम प्रथमा का एक वचन। वृंदारगश्च नागश्च और कुंजरश्च इति वृंदारक नाग कुंजराः तैरिति इतरितुन समास हो गया। वृंदारक नाग कुंजर ये सब उत्तम अर्थ में ही है। ये सब क्या है? उत्तम अर्थ में होता है। वृंदारक का अर्थ में उत्तम, नाग का भी अर्थ उत्तम, कुंजर का भी अर्थ उत्तम। पूज्यमानम के साथ, पूज्यमानम को इनके साथ में समास करना है। समनाधिकरण का अनुवृत्ति तत्पुरुष विभाषा शुभ सहसुभा समास का अधिकार है। पूज्यमान वाची सुबंतम वृंदारगण कुंजरित्येति समनाधिकरण सुबंध सह विभाषा समस्यता है। तत्पुरुषश्च समासो भवति और उसका नाम तत्पुरुष हो जाएगा। गोश्च सौ वृंदारकश्च इति गो वृंदारकः, गोश्च सौ वृंदारकश्च, गो वृंदारक माने उत्तम बैल, उत्तम बैल है। गौ का अर्थ बैल भी होता है। पुल्लिंग में प्रयोग हो तो बैल, स्त्रीलिंग में प्रयोग हो तो गाय, दोनों अर्थ होगा। और अश्वश्च असौ वृंदारकश्च इति अश्व वृंदारकः, अश्व वृंदारकः माने उत्तम जो है आपका घोड़ा है। गोनागः, गोश्च असौ नागश्च इति गोनागः उत्तम बैल। एवमेव अश्वनाग, अश्वश्च असौ नागश्च इति अश्वनागः उत्तम घोड़ा। यह क्या हुआ है देख लो। उत्तम अर्थ में कौन है? वृंदारक नाग कुंज, विशेषणवाचक है ना, लेकिन क्या हो गया? परप्रयोग हो गया। ये विशेष सूत्र से तृतीयांत प्रतिमान पूज्यमानम, वहां पूज्यमान ही था, इधर पूज्यमानम कर दिया, ठीक विपरीत। और सूत्र में क्या था? पूज्यमान विशेष बन रहा है और विशेषण विशेषण रहा, उसके विपरीत यहाँ आया। पूज्यमान हो गया विशेषण और विषय पूज्य वस्तु जो वह आगे विशेष कोटि में विपरीत कर रहा है। एवमेव कुंजरगिरी गो कुंजर, अश्व कुंजर, उत्तम बैल, उत्तम घोड़ा, तीनों का अर्थ देखिए यहाँ उत्तम।